जो आज़ाद कश्मीर हुआ है वो 9 मई का रेप्लिका है। मुतालबात मनवाने का तरीका नाजायज़ है, तो पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर का बोझ बढ़ जाएगा। ये पाकिस्तान की अदालतें सच और झूठ का फैसला क्यों नहीं करती हैं? काई साहब, ये आपकी नरमी या नालायकी या नाअहली की वजह से है कि पाकिस्तान में झूठ का कारोबार चल रहा है। बल्ले का निशान फिर नहीं मिलना और तहरीक इंसाफ की बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार हयात और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ और सर कुछ एहतजाज भी रंग लाना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आप समझ तो गए, आज़ाद कश्मीर की तरफ आऊँगी, अंदर की बात क्या है वो जानना चाहूँगी। आज़ाद कश्मीर में 23 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो फौरी मंजूरी दे दी जा चुकी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि आटा और जो बिजली की कीमत है वो भी सस्ती कर दी जा चुकी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर क्या बातें ऐसी हो गई हैं कि फौरन ही ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासत को ब्लैकमेल किया गया है। ये जो जत्था सियासत है कि आप बंदे मॉब इकट्ठा कर लें और मॉब को वायलेंट कर दें, बंदे मारना शुरू कर दें और रियासत को ब्लैकमेल कर दें। और अगर हमने इस पाकिस्तान में जत्था सियासत को परवान चढ़ाना है, तो फिर तो ये एक लाक़ानूनियत का ना ख़त्म होने वाला मेरा मतलब है चक्कर है। और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को इस बात से बहुत हौसला मिला है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को चूँकि सज़ा नहीं दे सके, लिहाज़ा अब हर सियासी जमात, हर जत्था ग्रुप ये समझता है कि अगर मैं भी थोड़ी वायलेंस कर लूँगा, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखें ना, जिस सब इंस्पेक्टर को उठा के नीचे फेंका है, मारा है, वो भी तो इस धरती का बेटा है ना, ड्यूटी कर रहा था, जिसको उन्होंने मार के भेज दिया है। तो अगर तो मुज़ाहिरीन को आप आग लगाने की, लोगों को मारने की, रियासत के मुलाज़मीन को मारने की खुली छुट्टी देना चाहते हैं, तो फिर ये मुल्क इस तरह नहीं रह सकता। मैं समझता हूँ कि 9 मई के मुल्ज़मान को हम सज़ा नहीं दे सके और इस मुल्क की अदलिया ने बहुत सहूलतकारी और नरमी दिखाई। आज उसका असर हम आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। जो आज़ाद कश्मीर हुआ है, वो 9 मई का रेप्लिका है। लोगों ने एक और 9 मई किया है। जब भी रियासत पर हमला होगा, वो 9 मई होगा कि जी आप रियासत पर हमला करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मतलब उनके मुतालबात जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। मुतालबात मनवाने का तरीका नाजायज़ है। आप ये बात समझें। अगर आप रियासत पर चढ़ दौड़ेंगे और रियासत को लोगों को मारना, मुलाज़मीन को मार के लाशें बिछाकर अपने मुतालबात मनवाएँगे, तो फिर ये मुल्क ऐसे रह तो नहीं सकता। मसलन बिजली की बड़ी बात की जाती है कि जी उन्होंने बिजली के लिए एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान से सस्ती बिजली आज़ाद कश्मीर को मिलती है। आप मेरी बात समझें। और मज़ीद सस्ती कर दी गई है। मुझे इतराज़ नहीं है, मज़ीद सस्ती कर दी गई है। मेरा मतलब है, एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के वसाइल इस्तेमाल करता है। ये तफ़रीक क्यों है? कल को मेरा मतलब है कि हम उनको पर पाकिस्तान आने पर टैक्स लगा देंगे। मतलब ये कोई तफ़रीक है कि मेरा मतलब जिस रेट पे बिजली एक आम पाकिस्तानी को मिलती है, उसी रेट पे आज़ाद कश्मीर वाले को मिलती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो हमारा अलग रेट होगा, उनका अलग रेट होगा। ये एक मुल्क में ये कैसे चल सकता है? आपने उनके लिए और सस्ती कर दी है, मैं इस पर कोई मेरा मतलब है, आपने ब्लैकमेल होकर सस्ती की है। आप यहाँ पूरे पाकिस्तान की बिजली सस्ती करते हैं, यहाँ आज़ाद कश्मीर की भी सस्ती ना कर। और मेरा इस मामले में बड़ा स्ट्रिंग व्यू है। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने कोई सरेंडर किया है, क्योंकि वो और लाशें नहीं चाहती थी, तो कल को जो भी 10-20 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लेगा, लाशें बिछाने की पोज़ीशन में होगा, हम उससे ब्लैकमेल होने लग जाएँगे। मेरा मतलब है, गवर्नमेंट ने बिजली जानबूझ के पहले ही उनको ₹2.53 मिल रही थी और उसके बाद ऊपर से आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ था। उस टैक्स से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चलती है। अब चूँकि अगर वो टैक्स खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर का बोझ बढ़ जाएगा। हमें उन्हें मज़ीद पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा मतलब है कि ये क्या है कि जो अब भी 10-20 हज़ार बंदे इकट्ठे हो जाएँगे, वो रियासत को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो मैं कोई इसके हक में नहीं हूँ और मैं इसको भी 9 मई समझता हूँ। मेरा ख़्याल है ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये तहरीक इंसाफ की ही ऑफशूट है और इनका अंदाज़े सियासत भी तहरीक इंसाफ जैसा है, 9 मई जैसा है। इनसे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। उस इन पर मुकदमात बनने चाहिए, इनको सज़ाएँ होनी चाहिए
और रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि लोग जत्थे लेकर रियासत पर चढ़ दौड़ें। फिर हमें दुश्मन मुल्क की तो ज़रूरत ही नहीं है, इंडिया ने अपनी फ़ौज भेज के क्यों हम पर हमला करना है? इस मुल्क में जिसके पास 10-20 हज़ार बंदा होगा वो हम प पाकिस्तान की फ़ौज पर, रियासती इदारों पर हमला करना शुरू कर देगा। ये कोई पॉज़िटिव बात नहीं है, मैं कहना चाहता था। बहरहाल, उनके जो मुतालबात हैं, उनमें जो बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं, जो बहुत ही नाजायज़ हैं और मैं उन पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जो लेकिन बहरहाल इतने नाजायज़ मुतालबात के साथ एक ग्रुप बाहर निकला है, वो कहते हैं जी जितने की बिजली बनती है, उतने की हमें दे दी जाए। तो भाई ये खंभे लगे हुए हैं, ये प्रोडक्शन है, ये ट्रांसमिशन है, ये स्टाफ है, उसकी तनख्वाहें कौन देगा? ये खाली पानी बिजली पैदा करता है, पानी से बिजली बनाने की भी एक कॉस्ट है। बहरहाल ये अफ़सोस की बात है जैसे पाकिस्तान में 9 मई पर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सका। वैसे ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, ये भी मुझे लगता है आज़ाद कश्मीर में बच जाएगी। हालाँकि ये इनका अंदाज़े सियासत 9 मई जैसा है और चूँकि पाकिस्तान में 9 मई की सज़ाएँ नहीं हुई, लिहाज़ा इनको भी सज़ा है। हमें इनके मुतालबात पर नहीं, इनके जिस तरह इन्होंने एक्ट किया है, जो तरीक़ाकार अपनाया है, उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। कि ये ठीक तरीका नहीं है। इस तरह पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता कि जहाँ जो जिसके पास 10,000 बंदा होगा, वो सबसे पहले पुलिस वाला उठा के पहाड़ से नीचे फेंक देगा, थाने को आग लगा देगा, कोर कमांडर घर को आग लगा देगा। मुल्क कैसे रहेगा? मुल्क में लाक़ानूनियत हो जाएगी, रेट ऑफ द गवर्नमेंट ही खत्म हो जाएगी। तो हम क्या चीज़ परवान चढ़ा रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती क्या चीज़ परवान चढ़ा रहे हैं। लाक़ानूनियत परवान चढ़ा रहे हैं। हम दुनिया के उन ममालिक में शामिल होना चाहते हैं जहाँ कबायली जंगें हैं, जहाँ जिसके पास 10,000 बंदा है उसने अपनी अलग स्टेट बना ली हुई है। क्या बना बना रहे हैं पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उन्हें भी अवाम का एहतराम अपनी जगह लेकिन ये जत्था सियासत की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसका तो हर तरह रास्ता रोकना है। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब को लेकर, तो उनकी जानिब से एक वाज़ेह पैगाम सामने आया है, उस मुतालिक जानना चाहूँगी अंदर की बात क्या है? उनकी जानिब से ये बरमला कहा गया है कि फेक न्यूज़ चलाई जाती है, उस पर माफ़ी माँगना तो दूर की बात, फ़ोन उठाया जाता है, हर कोई सहाफ़ी बन जाता है, फिर कहा जाता है कि हमारे ज़राए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि किसी के कोई ज़राए नहीं होते और दूसरी बात ये, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर हम पर कोई पत्थर फेंकेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे और अगर ये बाहर के ममालिक में ऐसा हो, तो फिर उधर तो हत्या की इज़्ज़त की कार्रवाइयाँ होती हैं और लोगों की जेबें खाली हो जाती हैं। तो इनडायरेक्टली उनकी जानिब से किसको पैगाम दिया गया? नहीं, मेरा मतलब है काई साहब से ये पूछना चाहेंगे, काई साहब वो बाहर तो अदालतें हत्या इज़्ज़त पे मिसाली जुर्माने करती हैं कि अगलों की जेबें खाली हो जाती हैं। ये पाकिस्तान की अदालतें हत्या इज़्ज़त के मुकदमात का फैसला क्यों नहीं करती हैं? ये पाकिस्तान की अदालतें सच और झूठ का फैसला क्यों नहीं करती हैं? यहाँ झूठी खबर पे अदालतें क्यों नहीं मिसाली जुर्माने देती हैं और यहाँ लोगों की जेबें खाली क्यों नहीं होती हैं? मैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से मुतालबा करता हूँ कि हमें किसी कानून की ज़रूरत नहीं है स्पेशल लॉ की। आप सुबह एक हुक्म बतौर चीफ़ जस्टिस फ़ैसला कर दें कि हत्या-ए-इज़्ज़त के मुकदमात का फ़ैसला 90 दिन में होगा और जिस अदालत में हत्या-ए-इज़्ज़त का मुकदमा लग जाएगा, उसका फ़ैसला 90 दिन में होगा, नहीं तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दिन को सुने, रात को सुने, उसने 90 दिन में वो मुकदमा सुनना है। आप देखें इस मुल्क में लोग झूठ बोलना बंद कर देंगे, फ़ेक न्यूज़ चलानी बंद कर देंगे क्योंकि पकड़े जाएँगे, जुर्माने होंगे, वो जेबें खाली हो जाएँगी, भांडे-टिंडे बिक जाएँगे। तो काई साहब ये आपकी नरमी या नालायकी या नाअहली की वजह से है कि पाकिस्तान में झूठ का कारोबार चल रहा है। मैं पाकिस्तान में झूठ के कारोबार की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की अदलिया पर डालता हूँ और मैं समझता हूँ उसकी वाहिद ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया है, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया हत्या-ए-इज़्ज़त के मुकदमात का फैसला नहीं करती है। यहाँ झूठ का कारोबार इसलिए है कि यहाँ झूठ के खिलाफ एक्शन कोई नहीं, एक्शन किसने लेना है? एक्शन अदलिया ने लेना है। मेरे खिलाफ झूठी खबर चलती है, मैं अदालत में जाके हत्या-ए-इज़्ज़त का मुकदमा करता हूँ, 10 साल लगते हैं। कौन 10 साल हत्या-ए-इज़्ज़त का मुकदमा लड़ सकता है? लोगों के पास काम नहीं है। मैं झूठी खबर पे 10 साल लड़ता रहूँ और जिसने छापी हुई है वो 10 साल मेरा मज़ाक उड़ा के और खबरें चलाता रहे। मतलब ऐसा हुआ है ना कि आपने एक खबर पे हत्या-ए-इज़्ज़त का मुकदमा किया, अगले ने 4 और चलाई हैं, उतनी देर में फैसला तो होता नहीं, आपकी इज़्ज़त मज़ीद खराब हो जाती है। तो इसलिए काई साहब आपने हकीकत ज़रूर बयान की है, पर इसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है।
फौज जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, एफआईए जिम्मेदार नहीं है। इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया है, नाअहल नालायक अदलिया है, या वो इस बात को सीरियस नहीं लेती है। आप कल ये फैसला कर दें फुल कोर्ट में, या चारों चीफ जस्टिस साहिबान को बुलाकर, कि पाकिस्तान में हत्या के इज्जत के हर मुकदमे का फैसला 90 दिन में होगा। मैं आपको बताता हूँ, 150% झूठ क्या, 100% झूठ खत्म हो जाएगा। कोई थंबनेल नहीं लगाएगा कि मेरी जेब खाली हो जाएगी। लेकिन अगर आप में ये करने की हिम्मत है तो तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा, आप ये कर दें। ये जो जराये से चलाते हैं ना, आर्मी चीफ वहां पहुंच गया, काजी फायज ईसा वहां पहुंच गया, मुजम्मल सरवरदी ने प्लाट ले लिए, वो मलक रियाज के साथ लेट गया, ये सब बंद हो जाएगी दुकान। ये जलसों में एक दूसरे को ललकारना, ये एक कानून हद तक इज्जत का आप 4 फैसले हद तक इज्जत के कर दें, 5वां किसी को झूठ बोलने की यहाँ जुर्रत नहीं होगी। पाकिस्तान में तो क्रिमिनल डेफेमेशन का भी लॉ है, 7 साल कैद है। 2 को कैद दे दें ना, 10-10 करोड़ जुर्माने कर दें। आप भी जुर्माना करते वक्त ये सोचते हैं जैसे आपकी जेब से जाना है। 2 लाख जुर्माना कर दिया, 5 लाख जुर्माना कर दिया, 10 लाख जुर्माना कर दिया। जुर्माना किया करें 10 करोड़, 50 करोड़, 5 करोड़, और फिर उस जो आप जुर्माना कर दें और अगला अदा ना करे तो ऐसा ही हो। डिग्री ऐसी है जैसे पैसे बैंक में जमा है। पाकिस्तान में आप डिग्री ले भी लें तो वो ये समझते हैं, लोग कहते हैं चलो 2-4-5 साल और मुकदमा लड़के रुला रुला के देंगे। दुनिया में डिग्री के ऊपर ना अगले दिन काइबोर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, अगला फॉरेन सेटल करता है कि मुझे तो पैसे मेरे बढ़ते जा रहे हैं। आप जरा ये 2 बातें कर दें ना, एक मुकदमे बर वक्त, और दूसरा डिग्री एक दफा हो गई है उसके बाद उस पर समझे पैसे जैसे बैंक में है। देखिए लोगों की क्या हाल होते हैं, झूठ का कारोबार बंद हो जाएगा। दुनिया में बंद हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकता? सर आगे बढ़कर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को लेकर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी वज़ीर-ए-आज़म थे शहबाज शरीफ, उन्होंने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। इस मुतालिक क्या कहेंगे? नवाज शरीफ पार्टी के सदर बन रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बहुत मोहतात चल रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का हाल उन्होंने देखा है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये राय पाई जाती है कि जब हमने अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो पीटीआई उसको चैलेंज करेगी या चैलेंज करवाएगी। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के आइन के तहत बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ये होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा है, मुस्लिम लीग नून में जो तरीक़ाकार दर्ज है, उस पर बिल्कुल अमल करते हुए नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क में पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करेंगे, जलसे-जुलूस करेंगे और पार्टी सियासत करेंगे और 2029 के इलेक्शन के लिए पार्टी को तैयार करेंगे। आप नवाज शरीफ की वापसी बहुत धूमधाम से देखेंगे पार्टी सदर बनने के बाद। जिन लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ जाती उम्रा में अब आराम से बैठ जाएंगे, नवाज शरीफ को आराम शराम नहीं करने लगे, बल्कि वो पूरी पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करने लगे हैं। उनकी बेटी वज़ीर आला होगी, भाई वज़ीर आज़म होगा, वो पार्टी मुनज़्ज़म कर रहे होंगे, कमाल ट्राइका बनने लगा है। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप जैसा कि आपने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 7 एतराज़ात आयद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर, तो वो 7 एतराज़ कौन-से हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने, पीटीआई ने जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं, उनके ऊपर 7 एतराज़ात के हवाले से एक खत तहरीक इंसाफ को लिखा है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन पर भी सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 5 साल में इलेक्शन कराने थे, उन्होंने 5 साल में नहीं कराए, तो उन्होंने कहा आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे कायम रह गई? पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 1 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 साल में नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आपने 5 साल में नहीं कराए, पीटीआई का इंतजामी ढांचा 5 साल से नहीं है, अब बतौर सियासी जमात इनका क्या स्टेटस है? अगर एक सियासी जमात का कोई ढांचा ही 5 साल से नहीं है, तो उसका स्टेटस क्या है? इलेक्शन कमीशन ने पूछा, बगैर इंतजामी ढांचे के आप कैसे चल रहे हैं? फिर उन्होंने ये सवाल किया कि पीटीआई ने सेक्शन 202(5) के तहत एनलिस्टमेंट के तहत जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं वो इलेक्शन कमीशन को दी दिया। हर सियासी जमात एनलिस्ट होती है। उन्होंने कहा जब इंतजामी ढांचा नहीं, फिर सेक्शन 202 के सेक्शन 5 के तहत जो एनलिस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने नहीं दिए हैं। इसी तरह उन इलेक्शन के ने इंटर पार्टी इलेक्शंस के डॉक्यूमेंट भी साथ जमा नहीं करवाए हैं, और कि क्या पीटीआई ने जो 31 जनवरी 2024 की जनरल बॉडी मीटिंग है वो अपने सेक्शन 208 के तहत कराई है,
और क्या उन्होंने सेक्शन 208 के तहत अपना इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है? तो ये 7 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन बल्ले का निशान फिर नहीं मिलना और तहरीक इंसाफ की बतौर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगी। जो लोग कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगेगी, मुझे ये लगता है कि इन इलेक्शन और इन एतराज़ात के बाद उनकी शायद तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट करना ही खत्म हो जाएगी और बल्ले का निशान भी खत्म हो जाएगा। अब ये सुन्नी तार कौंसल ही रह जाएगी और घोड़े का निशान ही रह जाएगा। तो ये लेटेस्ट है जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को, हमने कहा नाज़रीन को बता दें। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।